तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में जो बुक पढ़ी जा रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जा चुका है पहला चैप्टर, और दूसरे चैप्टर का भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो बताया जा चुका है। तो दूसरे चैप्टर का जो हिस्सा है वो उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो दूसरे चैप्टर में मैंने क्या क्या बताया, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि मैंने बताया आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कारण होते हैं। तो 3 कारण होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, यानी आर्थिक समस्या के 3 कारण है। पहला है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स, और तीसरा है अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, इन 3 वजहों से हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का ही नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती है। कौन कौन सी 3 होती है भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये 3 जो समस्याएं हैं ये केंद्रीय समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 समस्याएं जो है इसका हमें समाधान करना पड़ेगा 3 अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में। ठीक है, तो 3 अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी जहाँ ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ सरकार होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला, और मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। चलिए, उसके बाद आगे जो पढ़ाना है मुझे आज पढ़ाना है आपको पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, आपको ध्यान देना। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था प्रोडक्शंस के लिए कर रहा है। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ रिसोर्सेज है जिनमें वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जिनके इस्तेमाल से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है वो सभी चीज़ें रिसोर्सेज है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है वो रिसोर्सेज है। तो मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है बताइए? What is needed for human want, human life। तो जो ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे ज़मीन चाहिए आपको, हवा चाहिए आपको, पानी चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, पैसे, हाँ ये सारी चीज़ें जो है ये संसाधन है। तो सुनिए, क्या पैसा भी संसाधन है? रुपया भी संसाधन है? तो रुपया संसाधन नहीं है, ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये संसाधन नहीं है। इसका इस्तेमाल करके आप दूसरी चीज़ खरीद सकते हो, दूसरा संसाधन ले सकते हो। ठीक है, पर ये कहा जाए तो संसाधन नहीं है, बट चूंकि इसके पास परचेजिंग पावर है तो इसे भी संसाधन मान लिया जाता है, पर एक्चुअली ये संसाधन नहीं है। तो ऐसा ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि हमारे पास एक खेत है, यानी अर्थव्यवस्था के पास एक खेत है। उस खेत में हमने कुछ सेब बो रखे हैं। ठीक है, सेब के पेड़ लगा रखे हैं, और ये खेत है आपका कश्मीर में। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सेब ही उगाते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। तो हमने सेब के कुछ इस प्रकार से पौधे लगा रखे हैं। अब एक बात बताओ, यदि एक सेब का बगीचा है, उसके अंदर हजारों सेब के पेड़ है, तो उन हजारों सेब के पेड़ में हर सेब का पेड़ सेम क्वांटिटी में फल तो नहीं देता होगा। कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, कोई सबसे ज़्यादा भी देता होगा, है ना। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मान के चलिए एक सेब का खेत है जिसमें सेब कुछ इस प्रकार से उगते हैं। पहली क्यारी, दूसरी क्यारी, तीसरी क्यारी, चौथी क्यारी और पांचवी क्यारी, सॉरी चौथी क्यारी हमारे पास। ठीक है, तो पहला जो है कि क्यारी, उसमें मैंने लिखा है, उसमें मैंने आपको बताया कि सेब जो है बहुत कम मात्रा में उग रहा है। सेब की जो क्वांटिटी है पहले क्यारी में बहुत कम उग रहा है, यानी उसके यहाँ प्रोडक्शन जो है पहली क्यारी में वो प्रोडक्शन कम है, और दूसरी क्यारी में जो प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली उससे ज़्यादा है, और तीसरी क्यारी में उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, मान के चलिए इस पूरे सेब के खेत से हम जो सेब उगा पा रहे हैं वो 100 टन सेब उगा पा रहे हैं। कितना?
100 टन्स, ठीक है, 100 टन सेब उगा रहे हैं। अब कश्मीर वाले जो जिनके पास एक खेत है वो क्या चाहते हैं कि इस सेब के पेड़ की जगह हम कुछ गेहूं के पौधे लगाएं और गेहूं उगाएं, ठीक है, गेहूं के पौधे लगाएं और गेहूं उगाएं। ध्यान से सुनिए। अब जाहिर सी बात है कि ये खेत आपका एक ही है। इस खेत में यदि आपको गेहूं भी उगाना है तो सेब को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। जाहिर सी बात आपको सेब को हटाना पड़ेगा। जब आप सेब को हटाओगे तो ईमानदारी से बताइएगा कि ये वाला सेब का पेड़ पहले काटूं या इधर से पहले काटूं? ऊपर वाले सेब के पेड़ पहले काटे जाए या फिर नीचे वाले सेब के पेड़? ऊपर वाले सेब के पेड़ पहले काटे जाए। कारण ये है क्योंकि ये प्रोडक्शन कम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से काटोगे? जहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा, यानी संसाधनों को वहाँ से पहले हटाया जाएगा जहाँ से रिसोर्सेज, जहाँ से प्रोडक्शन कम आ रहा है, ठीक है, वहाँ से संसाधन फ्री किया जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं सेब कहाँ से काटूंगा? इस पहली वाली लाइन से, ठीक है। जब मुझे और उगाना है गेहूँ तो फिर मैं सेब कौन सा वाला काटूंगा? दूसरी वाली लाइन। यदि मुझे और उगाना है गेहूँ तो फिर कौन सा वाला काटूंगा? तीसरी वाली लाइन। और यदि मुझे और उगाना है गेहूँ तो कौन सा वाला काटूंगा? चौथी वाली लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एप्पल्स और यहाँ वीट। जैसे मैं यदि 100 टन ये भी टन में, ठीक है, यदि 100 टन एप्पल्स उगाता हूँ तो फिर मेरे पास गेहूं उगाने के लिए जगह नहीं है, तो सारा का सारा क्या उग रहा है? एप्पल। पर यदि मुझे 10 टन का एप्पल्स गेहूं उगाना है तो इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, और इसकी क्वांटिटी कम करूंगा तो मैं इसे कितना उगा पाऊंगा? अब 90, फॉर एग्जाम्पल 90 टन उगाऊंगा। अब यदि मुझे इसका टन और बढ़ाना है, 10 से 20 टन करना है, तो इसकी क्वांटिटी और कम होगी, पर इसकी क्वांटिटी पहले की तुलना में ज़्यादा कम होगी, क्योंकि कौन सा वाला पेड़ काट रहे हो अब आप? दूसरा वाला। दूसरी यहाँ पे यदि 10 गिरा था तो यहाँ पे कितना गिरेगा? 20। यानी अब आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना रह जाएगा? 70। पर यदि आप 10 क्वांटिटी और बढ़ाना चाहते हो वीट का तो और पेड़ काटने पड़ेंगे। कहाँ से? यहाँ से थर्ड रो काटना पड़ेगा। थर्ड में तो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था हमारा, तो थर्ड प्रोडक्शन जो है वो 30 का हो रहा था, वो हमें काटना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? 40। पर इन केस यदि आप और चाहते हो कि और प्रोडक्शन हो और गेहूँ 40 टन उगाया जाए तो फिर आखिरी वाली लाइन भी काटना पड़ेगा, और आखिरी वाली लाइन में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, से यहाँ 40 प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये 40 भी काटना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा? ये चलो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप वीट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो एप्पल्स की क्वांटिटी गिरती जाएगी। पहली बार कितनी गिरी है? 10। दूसरी बार कितनी गिरी है? 20। तीसरी बार कितनी गिरी है? 30। चौथी बार कितनी गिरी है? 40। ठीक है। इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको इसकी क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी, और इसकी क्वांटिटी यदि आप गिराने लगोगे तो इसकी क्वांटिटी पहले वाले की तुलना में बार बार ज़्यादा गिरती रहेगी, क्योंकि हम इसमें पहले से इन्वॉल्व थे। यदि आप किसी भी चीज़ में पहले से इन्वॉल्व होते हैं तो उसका प्रोडक्शन आप पहले के मतलब ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको इसकी क्वांटिटी को गिराना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप जो रिसोर्सेज हैं वो हटाएंगे इस प्रोडक्शन से। तो पहले सबसे कम वाला रिसोर्स हटाएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाला रिसोर्स हटाएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाला रिसोर्स हटाएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाला रिसोर्स हटाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो रिसोर्सेज आप हटाएंगे। हाँ जी। तो आपको ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप एप्पल्स की क्वांटिटी गिराएंगे तभी जाके आप गेहूं की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। पर गेहूं की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको एप्पल्स की क्वांटिटी को पहले की तुलना में बार बार ज़्यादा गिराना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप गिरा रहे हो ना एप्पल्स की क्वांटिटी, इसको कहा जाता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सीमांत अवसर लागत, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत, सॉरी इसको सिर्फ अवसर लागत कहेंगे। सीमांत अवसर लागत अभी बताता हूँ फिर से किसे कहते हैं, इसे खाली अवसर लागत कहेंगे सीमांत अवसर लागत में। अब मैं सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ, पर हालांकि इसका टॉपिक मेरे पास अलग से है, सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत का टॉपिक अलग से है, मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगा, बट मैं समझा दूँ क्योंकि चीज़ें यही है, मैं इन्हीं को अलग से पढ़ाऊंगा। तो देखो ध्यान से, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट OC और MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों में फर्क कितना है? इसे कहते हैं सीमांत अवसर लागत। तो दोनों में फर्क क्या है? सुनिए, 10 क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपने जितना भी टोटल लॉस किया है एप्पल का, जितना भी टोटल लॉस हुआ है, वो टोटल लॉस क्या कहलाएगा? अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब टोटल लॉस ऑफ फर्स्ट ऑल्टरनेट, ठीक है, टू प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ सेकेंड ऑल्टरनेट। तो सेकेंड ऑल्टरनेट की कुछ क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी आपका टोटल लॉस हो रहा है, वो टोटल लॉस क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक है। बट यदि 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है एक्स्ट्रा मुझे वीट का, कितना? 1 यूनिट, यहाँ कितना हो रहा है? 10 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल कितना हो रहा है? 10 यूनिट्स। यदि मुझे सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाना है, तो सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसका कितना लॉस होगा? वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल हमेशा पर यूनिट में चेक किया जाता है, किसमें? पर यूनिट। तो पर यूनिट इसको बढ़ाने के लिए इसका कितना नुकसान होगा, उसे कहा जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है। तो यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। मुझे -10 का नुकसान हुआ, तब जाके बना कितना है? 10। तो -10/10, यानी असल में देखा जाए तो -1 क्वांटिटी का नुकसान है। यदि इसका 1 क्वांटिटी बनाना है तो इसका 1 क्वांटिटी नुकसान है, ठीक है। पर अगले वाले हिस्से में यदि इसका 1 क्वांटिटी बनाना है तो इसका 2 क्वांटिटी का नुकसान है, ठीक है। पर अगले वाले में यदि मुझे इसका 1 क्वांटिटी बनाना है तो इस वाले का 3 क्वांटिटी का नुकसान है, ठीक है। और यदि मुझे इसका 1 क्वांटिटी बनाना है तो इसका 4 क्वांटिटी का नुकसान है, ठीक है। यानी पर यूनिट चेक किया हमने तो वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और पर यूनिट चेक नहीं किया, टोटलिटी में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत, ठीक है। तो सीमांत अवसर लागत किसे कहेंगे? लॉस ऑफ फर्स्ट ऑल्टरनेट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ सेकेंड ऑल्टरनेट। तो सेकेंड ऑल्टरनेट की 1 यूनिट बनाने के लिए फर्स्ट ऑल्टरनेट का जितना नुकसान होता है उसे क्या कहेंगे हम? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यहां मैंने 1 नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है? सम वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, सम कुछ भी, पर यहाँ मैंने 1 लिखा है। यानी कि सबको आप 1 क्वांटिटी के हिसाब से चेंज कर दोगे तो वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
यदि इसको हिंदी में लिखे तो दूसरे विकल्प की एक इकाई या दूसरे विकल्प के एक इकाई उत्पादन के लिए पहले विकल्प का जितना हानि होता है उसे जितना त्याग करना पड़ता है या जितना हानि होता है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। यहां पे यदि हिंदी में लिखेंगे तो दूसरे विकल्प की कुछ इकाइयां उत्पादन करने के लिए पहले विकल्प का जितना हानि होता है उसे अवसर लागत कहते हैं। यहां तक आई बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि हमारे पास एक सेब का खेत है, जिस सेब के खेत में हम पहले से सेब उगा रहे थे और अब चाहते हैं कि उस सेब के खेत में से सेब काट काट के उसकी जगह हम गेहूं बो दें। तो देखो सेब का खेत जो है उसके अंदर जितने भी सेब के पेड़ लगे होंगे वो सेब का पेड़ जो है सारी जगह जो है एक जैसा प्रोडक्शन नहीं दे रहा होगा। तो कुछ सेब के प्रोडक्शन है ज़्यादा हो रहे होंगे, कुछ सेब के प्रोडक्शन कहीं पे सेब के प्रोडक्शन कम हो रहेंगे, या कुछ सेब के पेड़ जो है ज़्यादा फल दे रहा होगा, कुछ सेब का पेड़ जो है कम फल दे रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? यदि हमें गेहूं बोना है तो सबसे पहले कौन से सेब के पेड़ काटेंगे? उन सेब के पेड़ों को पहले काटा जाएगा जिनमें वो फल कम लग रहे हैं, यानी जिनसे प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसलिए हमने पहले वाले जो है सेब का पेड़ काट दिया जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो पहली वाली लाइन में सेब जो है 10 टन हो रहा था तो वो 10 टन काट दिया हमने और उसकी जगह हमने गेहूं के पौधे लगाए तो गेहूं का 10 टन उत्पादन हुआ। फिर मुझे गेहूं का 10 टन और उत्पादन करना है, यानी गेहूं का कितना टन उत्पादन करना है? 20 टन। तो मुझे दूसरी लाइन भी काटनी पड़ेगी। दूसरी लाइन में 20 टन सेब थे तो 20 टन सेब का नुकसान हो गया दूसरी लाइन काटने पे। पर 10 टन यदि और गेहूं उगाना है तो तीसरी लाइन भी काटनी पड़ेगी और तीसरी लाइन में मुझे 30 टन का नुकसान हो गया सेब का। फिर यदि 10 टन और गेहूं उगाना है तो चौथी लाइन भी काटनी पड़ेगी और चौथी लाइन में मुझे 10 टन का 40 टन का नुकसान हो गया टोटल। यानी वीट के 10, 20, 30, 40 उगाने के लिए आपको इतना नुकसान करना पड़ रहा है किसका? एप्पल्स का। तो ये एप्पल का जो नुकसान हो रहा है इसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पर यूनिट में बदल दिया जाए तो क्या कहलाएगा? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाला आपने? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया कि एप्पल्स की जो क्वांटिटी है उसके नीचे वाले में से दूसरा ऊपर वाला जो है वो माइनस करते गए। ठीक है, तो हमारे निकल के आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो मैंने टेबल बनाई है, मैं यहां बना देता हूं फिर से टेबल। ये जो मैंने टेबल बनाई है एप्पल्स की और वीट की, टन्स और टन्स। तो एप्पल्स का जो टेबल बनाया है कि 100 टन, 90 टन, 70 टन, 40 टन और ये 0, 10, 20, 30, 40। इस टेबल को, ये जो टेबल है इस टेबल को कहते हैं हम उत्पादन संभावना अनुसूची, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची।
ठीक है। तो उत्पादन संभावना अनुसूची एक टेबल बात है इसमें। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख दें क्या? इसकी डेफिनेशन यदि मैं लिखूँ, मेरे पास जगह यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्पादन संभावना अनुसूची की डेफिनेशन। उत्पादन संभावना अनुसूची वह तालिका है जो दिए हुए संसाधनों के प्रयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, मैंने पहले लिखवाया होगा तो थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हुआ होगा, पर चीज वही है, सेम चीज। तो उत्पादन संभावना अनुसूची वह तालिका है जो दिए हुए संसाधनों के प्रयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को, संयोग का मतलब है कॉम्बिनेशंस। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं मेरे पास? पहला कॉम्बिनेशन ये वाला, दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला, तीसरा कॉम्बिनेशन ये वाला, चौथा कॉम्बिनेशन ये वाला। आप ये उगा सकते हो, ये उगा सकते हो, ये उगा सकते हो, ये उगा सकते हो, या फिर ये उगा सकते हो। आपके पास ये 4-5 कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन। ये उगाओगे तो ये नहीं उगेगा, ये उगाओगे तो ये इतना 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 उगेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उत्पादन संभावना अनुसूची। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन यदि लिखी जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल is a tabular representation of different combinations of production that can be produced in given resources। जहाँ साधन हमारे पास सीमित है, दिए हुए हैं, इतने ही रिसोर्स में मुझे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब मुझे थोड़ा सा पीपीसी के बारे में आपको बताना है कि पीपीसी किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एप्पल्स की क्वांटिटी और वीट की क्वांटिटी। एप्पल्स की क्वांटिटी 100, वीट की क्वांटिटी 0। एप्पल्स की क्वांटिटी 90, ये 10, फिर ये 70 और ये 20, फिर ये 40 और ये 30, फिर ये 0 और ये 40। ठीक है, ये क्वांटिटी। और क्वांटिटी किस में है? टन्स में। क्वांटिटी किस में है? टन्स में। ठीक है, इन क्वांटिटी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। ग्राफ ये एक्स, ये वाई, ये चीज। यहां से मैं गिनती गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और ये वाला हिस्सा जो है ये एप्पल्स का है। और यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40, अरे 40 ही रहेगा, 40 50 60 70 80। ये जो है ये वीट का है। ठीक है, अब ये बातें मैं इस पे रिप्रेजेंट करूंगा।
तो पहला एप्पल कितना है 100, तो 100 और वीट कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा पहला वाला पॉइंट, यानी एप्पल्स का 100 और वीट का 0। दूसरे वाले पॉइंट की तरफ आए तो एप्पल 90 और ये 10, तो एप्पल का 90 और ये 10 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर इसका 70 और इसका 20, तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका 40 और इसका 30, तो इसका 40 और इसका 30 ये बनेगा यहाँ पे। फिर इसका 0 और इसका 40, तो ये बनेगा ये। फिर इन चीज़ों को मिलाते हुए मैं एक लाइन खींच दूंगा, कर्व, लाइन नहीं खींचूंगा, कर्व खींच दूंगा, ठीक है। तो ये कर्व जो है वो यहाँ टच कर रहा है, ठीक। इन चीज़ों को मिलाते हुए ये कर्व जो है वो यहाँ टच कर रहा है इस प्रकार से। ये जो कर्व है इसी कर्व को क्या कहा जाएगा, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाता है। क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटी इन गिवन रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बात आई समझ में? इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं, बस थोड़ा सा ऐसा रह गया डेफिनेशन वाला पार्ट। PPC इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी schedule. PPC is graphical representation of production possibility schedule. It shows different maximum, different combinations. So of maximum production that can be produced with given resources. Yes, he will end it. Maximum production of 2 commodity बिल्कुल, of 2 commodity that can be produced with given resources. अब PPC का हिंदी वर्जन तो दिखेगा ही नहीं। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो दिए हुए संसाधन में अधिकतम उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन फिर से लिखवा दिया है और थोड़ा ये डिटेल्ड डेफिनेशन है। पहले जो लिखवाया था वो थोड़ा छोटा ही होगा, पर दोनों मार्क्स को आपको मार्क्स मिलेंगे प्रॉपरली। ठीक है, चलिए।
तो यहाँ मैंने पीपीसी के बारे में पूरा बता दिया, पूरा समझाया है, डेफिनेशन में लिखवा दी है। अब अगला हिस्सा जो होगा वो पीपीसी में चेंजेस किस प्रकार से आ सकते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे का हिस्सा इसमें बताए जाएंगे पीपीसी के और आगे का हिस्सा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।